शिकारपुर में राजा विश्व प्रताप राज किया करते थे। वो बड़े ही शूरवीर और पराक्रमी राजा थे। राजा विश्व प्रताप का एक पुत्र था जिसका नाम राजकुमार उदित था। राजकुमार उदित अब बड़े हो चुके थे। महाराज को उनके विवाह की बहुत चिंता रहती थी। एक दिन महाराज अपने मंत्री को बुलाकर बोले, मंत्री जी, राजकुमार उदित अब विवाह के योग्य हो चुके हैं। आप उनके लिए एक अच्छी सी राजकुमारी ढूंढना शुरू कर दीजिए। योग्य राजकुमारी मिलते ही हम राजकुमार का विवाह करा देंगे। तभी राज दरबार में उपस्थित जग्गू बोला, लेकिन राजकुमार को विवाह करने के लिए राजकुमारी की क्या आवश्यकता? भला विवाह के लिए तो जश्न और खाने पीने की आवश्यकता होती है ना। जग्गू की बात को सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी हंसने लगे और उसकी बात पर मंत्री जी बोले, आपने सही कहा महाराज। आसपास के राज्यों में मैं आज ही खबर भेज देता हूँ और जैसे ही हमें राजकुमार की पसंद की राजकुमारी मिलेंगी हम उनका विवाह करा देंगे। ऐसा कहकर मंत्री जी आसपास के राज्य में सूचित कर देते हैं कि राजकुमार उदित का विवाह करना है। अगले दिन राजा सुजान माल अपनी पुत्री सरला को लेकर वहां आ जाते हैं। राजकुमार सरला को देखकर कहते हैं, पिताजी, मैं जिस स्त्री को अपनी जीवन संगिनी के रूप में देखना चाहता हूँ शायद वो ये नहीं, तो कृपया करके आप इन्हें जाने के लिए कह दीजिए। कोई बात नहीं राजकुमार, जब तक आपकी पसंद की राजकुमारी नहीं मिलेगी हम आपका विवाह नहीं करेंगे। महाराज ने राजा सुजान को मना कर दिया। राजा सुजान वहाँ से चले गए। इसी तरह एक के बाद एक कई राजा अपनी राजकुमारी के साथ राजकुमार उदित से विवाह करवाने के लिए वहाँ पर आए, परंतु राजकुमार ने हर किसी में कोई न कोई कमी निकालकर उन्हें मना कर दिया। महाराज को इस बात की बहुत चिंता थी। मंत्री जी, समझ नहीं आ रहा कि राजकुमार को आखिर किस तरह की स्त्री से विवाह करना है। उन्हें एक से बढ़कर एक राजकुमारियां हमने दिखाई, परंतु उन्होंने सभी को कुछ न कुछ बहाना बनाकर मना कर दिया। आप सही कह रहे हैं महाराज, परंतु इसमें इतनी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। राजकुमार जिसे भी अपनी जीवन संगिनी के रूप में चुनेंगे वो बहुत अच्छी होगी। आप चिंता न करें महाराज। जहाँ एक तरफ महाराज को राजकुमार के विवाह की चिंता थी, वहीं दूसरी तरफ राजकुमार को भी अपने लिए योग्य जीवन संगिनी मिलने की चिंता थी। वो अक्सर अपने मन में सोचा करते थे, पिताजी ने मुझे इतनी सारी राजकुमारियां दिखाई, परंतु मुझे कोई भी राजकुमारी पसंद नहीं आई। मैंने तो कोई भी ऐसी स्त्री देखी ही नहीं जो मेरे मन के द्वार में सीधे उतर जाए। ना जाने वो स्त्री कहाँ होगी जो मेरी जीवन संगिनी बनेगी, और जब तक वो स्त्री मुझे मिल नहीं जाती तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। परंतु मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा? हे भगवान, अब तू ही मेरी मदद कर। अगले दिन राजकुमार जंगलों की सैर पर निकले। अभी काफी देर जंगलों की सैर करते रहे। राजकुमार जंगलों की सैर करके लौट ही रहे थे, तभी अचानक उनकी नजर एक स्त्री पर गई जो लकड़ी का गट्ठर सर पर उठाई जा रही थी। उन्होंने देखा कि वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। साधारण कपड़ों में भी वो किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी। राजकुमार सोच रहे थे कि वो ऐसी ही स्त्री से विवाह करना चाहते हैं। राजकुमार उसके बारे में सोच ही रहे थे, तभी राजकुमार ने देखा कि उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो गिर गई। राजकुमार दौड़कर उसके पास आए और उसे उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो है ना? ऐसा कहकर स्त्री ने लकड़ी का गट्ठर उठाकर फिर से अपने सर पर रख लिया और चलने लगी, परंतु पैरों में चोट लगी होने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। इस पर राजकुमार बोले, सुनिए, आपकी लकड़ी के गट्ठर को मुझे दे दीजिए और आप भी मेरे घोड़े पर बैठ जाइए। मैं आपको और आपकी लकड़ी के गट्ठर को आपके घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं स्वयं ही चली जाऊंगी। आपको कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है, और राज्य का राजकुमार होने के नाते आप मुझ पर विश्वास भी कर सकती हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया करके इन लकड़ियों के साथ मेरे घोड़े पर बैठ जाइए। मैं आपको आपके घर तक सही सलामत पहुँचा दूंगा। राजकुमार उदित की बात सुनकर प्रेमलता अपनी लकड़ियों के साथ राजकुमार के घोड़े पर बैठ जाती है। राजकुमार प्रेमलता को उसकी लकड़ियों सहित उसके घर के बाहर पहुंचा देते हैं। प्रेमलता राजकुमार को धन्यवाद देती है और फिर राजकुमार कहते हैं, क्या तुम यहीं रहती हो इस झोपड़ी में? जी राजकुमार, मैं यहीं रहती हूँ। क्या तुम यहाँ अकेली रहती हो? नहीं राजकुमार, मेरा नाम प्रेमलता है और मैं अपनी बूढ़ी माँ के साथ यहाँ रहती हूँ। लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर मैं अपने घर का खर्चा चलाती हूँ। अच्छा राजकुमार, अब मैं चलती हूँ। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी और शाम हो रही है। आप भी घर चले जाइए। ऐसा कहकर प्रेमलता वहाँ से चली जाती है और राजकुमार उदित अपने घर आ जाते हैं। राजकुमार उदित को प्रेमलता से प्रेम हो जाता है। वो बार बार उसी के बारे में सोच रहे थे। राजकुमार ने अपने मन में फैसला किया, प्रेमलता ही वही स्त्री है जिसे मैं अपनी जीवन संगिनी के रूप में देखना चाहता हूँ। पिताजी ने मुझे कई राजकुमारियां दिखाई, परंतु मेरे मन को कोई भी नहीं छू सकी, पर प्रेमलता ने एक ही मुलाकात में मेरे मन को छू लिया। मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। मैं कल ही प्रेमलता से मिलकर उसे ये बता दूंगा। अगले दिन राजकुमार प्रेमलता के घर के बाहर पहुँच गए। प्रेमलता एक पेड़ के नीचे बैठी हुई राजकुमार को देखकर बोली, राजकुमार, आपका यहाँ आना कैसे हुआ?
प्रेमलता, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमार, ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते भी हैं आप एक राजकुमार हैं और मैं एक गरीब लड़की। भला मेरा और आपका क्या मेल? क्यों नहीं हो सकता हमारा मेल? तुम मुझे अपनी जीवन संगिनी के रूप में पसंद आई हो और मैं विवाह भी तुमसे ही करूँगा। परंतु राजकुमार, महाराज इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। तुम उनकी चिंता मत करो प्रेमलता, मैं उन्हें मना लूंगा, परंतु मैं विवाह तुमसे ही करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। आप सत्य कह रहे हैं राजकुमार। पसंद तो मैं भी आपको करती हूँ, परंतु मैं किसी राजकुमार की पत्नी बनने का सपना नहीं देख सकती, क्योंकि मैं एक साधारण लड़की हूँ और राजकुमार की पत्नी तो राजकुमारियाँ बनती है। ऐसी कोई बात नहीं है प्रेमलता, मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। अच्छा अभी मैं चलता हूँ, मैं जल्दी ही तुमसे विवाह करने के लिए तुम्हारे पास आऊंगा। और फिर राजकुमार अपने पिताजी के पास पहुँचे और बोले, पिताजी, मैंने अपने लिए जीवन संगिनी पसंद कर ली है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है राजकुमार उदित। बताइए, किस राज्य की राजकुमारी के भाग्य चमक उठे हैं जिसे आपने पसंद किया? नहीं माताजी, वो किसी राज्य की राजकुमारी नहीं, बल्कि एक साधारण लकड़ी बेचने वाली लड़की है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? एक साधारण सी लकड़ी बेचने वाली लड़की, वो भी इस राज्य की राजवधू बनेगी? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता पिताजी? प्रेमलता मुझे बहुत पसंद है और मैं उसी से विवाह करूंगा। नहीं राजकुमार, मैं आपको किसी भी साधारण लड़की से विवाह करने की सुंदर, सुशील और गुणवान है। वो हमारे राज्य में वधू बनकर आएगी तो ये हमारे राज्य के लिए गौरव की बात होगी। और रही बात उसके साधारण होने की, तो वो जब इस राज्य की वधू बन जाएगी तो वो साधारण नहीं रहेगी। जो भी हो उदित, पर राजा होने की कुछ मर्यादाएं हैं और मैं उन मर्यादाओं के विपरीत नहीं जा सकता। इसीलिए तुम्हें विवाह तो किसी राजकुमारी से ही करना होगा। तो ठीक है महाराज, मैं ये राज्य छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं विवाह तो प्रेमलता से ही करूँगा। महाराज, आपको आपके फैसले के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। नहीं महारानी, हमारा फैसला अटल है। और फिर राजकुमार उदित राजमहल छोड़कर प्रेमलता के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वो प्रेमलता के पास पहुंचकर सारी बात बताते हैं और विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। प्रेमलता राजकुमार को अपनी झोपड़ी में ले जाती है, जहाँ प्रेमलता की बूढ़ी माँ खाना बना रही थी। राजकुमार प्रेमलता की माँ को प्रणाम करते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। राजकुमार, अगर आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो मैं आपको रोकने का अधिकार नहीं रखती, क्योंकि आप इस राज्य के राजकुमार हैं। परंतु क्या आप राजमहल को छोड़कर हमारे साथ एक साधारण जीवन बिता पाएंगे? क्यों नहीं माँ, मैं प्रेमलता से विवाह करने के लिए राज्य छोड़कर आया हूँ और उससे विवाह करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्रेमलता की माँ राजकुमार की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और फिर राजकुमार उदित ने एक मंदिर में प्रेमलता से विवाह कर लिया। अब राजकुमार उदित प्रेमलता की झोपड़ी में उसके साथ रहने लगे। वो एक साधारण मनुष्य की तरह हर दिन अपनी पत्नी के साथ लकड़ियाँ काटकर गाँव में बेचा करते और उनसे मिले पैसों से अपना जीवन चलाया करते। उनके विवाह को कुछ ही दिन हुए थे, तभी प्रेमलता की माँ की मृत्यु हो जाती है। अब प्रेमलता और राजकुमार उदित दोनों ही उस झोपड़ी में रहा करते थे। दूसरी तरफ राजकुमार के जाने से महाराज बहुत दुखी थे। आज वो महारानी के साथ बाग में घूमने निकले थे, तभी सामने जग्गू एक गड्ढा खोद रहा था। महारानी उसे देखकर बोली, अरे जग्गू, तुम यहाँ पर गड्ढा क्यों खोद रहे हो? वो इसीलिए महारानी, क्योंकि मैंने सुना है सब्र का फल मीठा होता है। तो बस मैं सब्र का बीज ढूंढकर लगाऊंगा और उसे इस गड्ढे में लगाऊंगा, फिर जल्दी ही वो फल उग जाएगा और मैं उसे खाऊंगा, क्योंकि मुझे मीठा फल खाना पसंद है। राजा और रानी जग्गू की बात सुनकर हंसने लगे। राजकुमार को गए काफी समय बीत चुका था, परंतु महाराज और महारानी उन्हें भूल नहीं पाए थे। एक दिन महाराज और महारानी अपने कक्ष में चिंतित अवस्था में बैठे थे, तभी मंत्री जी ने आकर उन्हें सूचना दी। महाराज, एक बहुत बुरी खबर है। सुजानगढ़ के राजा वीरभद्र ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया है। यदि ऐसी बात है तो युद्ध की तैयारी की जाए। और फिर दोनों राजाओं के बीच घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध में राजा विश्व प्रताप पराजय हो जाते हैं और राजा वीरभद्र राजा विश्व प्रताप और उनकी रानी दोनों को बंदी बनाकर कारावास में डाल देते हैं और स्वयं सिंहासन पर बैठकर उस राज्य पर राज करने लगते हैं। कारावास के अंदर राजा विश्व प्रताप अपनी पत्नी से कहते हैं, महारानी, आज मुझे मेरे पुत्र की बहुत याद आ रही है। अगर वो मेरे साथ होता तो शायद हम ये राज्य कभी नहीं हारते। हाँ महाराज, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी। हमें हमारे पुत्र को अपने पास रखना चाहिए था, भले ही हमारे पुत्र ने हमारी मर्जी के। हाँ महाराज, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी। हमें हमारे पुत्र को अपने पास रखना चाहिए था, भले ही हमारे पुत्र ने हमारी मर्जी के खिलाफ विवाह किया, परंतु है तो वो हमारा पुत्र ही ना। आप सही कहती हैं महारानी। काश हमारे पुत्र को हमारी हालत के बारे में पता चल जाए। हमारा पुत्र इतना शूरवीर है कि उसके सामने राजा वीरभद्र को नतमस्तक होना ही पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं महाराज। हमारे पास केवल इंतजार करने के अलावा अब कोई मार्ग नहीं। जहाँ एक तरफ राजा विश्व प्रताप और महारानी दोनों अपने पुत्र के विषय में सोचकर चिंतित थे,
वहीं दूसरी तरफ राजा वीरभद्र सिंहासन पर बैठकर दुष्टता से शासन कर रहा था। राजा वीरभद्र राज्य में किसी तरह का इंसाफ नहीं करता था। उसके राज्य में बेईमानियां बढ़ती जा रही थी। राज्य के लोग आपस में बात कर रहे थे। देख रही हो बहन, आजकल राज्य में हर चीज कितनी महंगी होती जा रही है। हाँ बहन, जब से ये नया राजा आया है तब से तो राज्य की दशा ही खराब होती जा रही है। हमारे महाराज तो बहुत अच्छे थे, पर सुना है इस नए राजा ने उन्हें कैद कर लिया है। हाँ बहन, सुनने में तो यही आया है। महाराज का पुत्र भी तो उनके पास नहीं है। शायद अगर राजकुमार होते तो महाराज की ऐसी दशा नहीं होती। अब भगवान ही जाने क्या होगा। वो लोग बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ जग्गू आ जाता है। जग्गू को देखकर वो औरत कहती है, अरे जग्गू, यहाँ तुम अपने हाथों में क्या लेकर जा रहे हो? ये कद्दू की सब्जी है, आज मैंने खाने में बनाई थी। हाँ जग्गू, लेकिन तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे कद्दू की सब्जी बहुत पसंद है। मैं जमीन खोदकर इसे जमीन में गाड़ दूंगा, फिर कद्दू की सब्जी का पेड़ उगेगा और मैं रोज कद्दू की सब्जी खाऊंगा और इस तरह मेरी माँ को सब्जी बनाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जग्गू की बातें सुनकर दोनों औरतें हंस पड़ती हैं। इधर राज दरबार में राजा वीरभद्र अपने दरबारी के साथ बैठा हुआ था। तभी वो अपने मंत्री से कहता है, मंत्री जी, हमें अपने राज्य का विस्तार बढ़ाना चाहिए। क्या आपने पता किया है कि हमारे पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और हमें किन किन और राज्यों को अपने राज्य में मिला लेना चाहिए? हाँ महाराज, मैंने पता किया। हमारा पड़ोसी राज्य सोनपुर बड़ा ही धनी और संपन्न राज्य है और मुझे ये भी पता चला था कि वहाँ के राजा का कोई भी पुत्र नहीं है। क्यों ना हम सोनपुर को जीतकर अपने राज्य में मिला लें। ठीक है मंत्री जी, आप ऐसा कीजिए कि सोनपुर के राजा के पास संदेश भिजवाइए कि या तो वो हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दे और अपने राज्य को हमारे राज्य से मिला दे, और या तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। परंतु ये काम करेगा कौन? महाराज, इस काम के लिए तो इस राज्य के पूर्व मंत्री ही सबसे उचित व्यक्ति हैं। हमें ये काम उन्हीं से करवाना चाहिए। सही कहा मंत्री जी। पूर्व मंत्री सोमनाथ जी, आप हमारा संदेश लेकर पड़ोसी राजा के पास जाइए और उन्हें हमारा संदेश सुनाइए। जो आज्ञा महाराज, आज चला जाता हूँ। इसके बाद मंत्री सोमनाथ महाराज वीरभद्र का संदेश लेकर पड़ोसी राज्य पहुंचते। जैसे ही वहां के राजा को देखा, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो बोल पड़े, राजकुमार उदित, आप यहाँ? ये किस तरह संभव है? ये तो राजा मान सिंह का राज्य है। जी मंत्री जी, ये महाराज मान सिंह का राज्य है, परंतु अब इस राज्य का राजा मैं हूँ। बताइए, हमारे राज्य में सब कुछ ठीक तो है ना? मेरे माता पिता तो ठीक है ना? नहीं नहीं राजकुमार, हमारे राज्य में तो कुछ भी ठीक नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? क्या हुआ है? महाराज, आपको अपने पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आपके जाने के बाद राज्य के हालात बहुत खराब हो गए हैं। मंत्री जी, पहले मत बुझाइए, साफ साफ बताइए कि क्या हुआ है और मेरे माता पिता कहाँ हैं? राजकुमार उदित, आपके जाने के बाद महाराजा और महारानी दोनों आपकी याद में बहुत ही उदास रहने लगे। इसीलिए महाराज ने अपनी सेना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हमारी सेना के सैनिक कम हो गए। उसके बाद पड़ोसी राज्य के भ्रष्ट राजा वीरभद्र ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया और महाराज को परास्त करके महाराज और महारानी को बंदी बना लिया। और राजा वीरभद्र ने ये संदेश भेजा है कि आप या तो आत्मसमर्पण कर दें या तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि वो इस राज्य को भी जीतना चाहते हैं। उस दुष्ट राजा की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे पिता को परास्त कर दिया और उन्हें कारावास में डाल दिया। मंत्री जी, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। वो मुझसे युद्ध करना चाहता है ना, तो जाइए और उसे खबर दीजिए कि मैं उससे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने माता पिता के अपमान का बदला उससे लेकर रहूंगा। जी राजकुमार, परंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप तो हमारे राज्य के राजकुमार हैं, इस राज्य के राजा कैसे बन गए? मंत्री जी, ये एक लंबी कहानी है। आप तो जानते ही हैं कि जब मैंने पिताश्री के सामने प्रेमलता से विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने मना कर दिया और मैंने राज्य छोड़ दिया। फिर मैं प्रेमलता के पास गया, हमने मंदिर में शादी कर ली और मैं एक साधारण लकड़हार बनकर जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय के बाद प्रेमलता की माताजी का देहांत हो गया। अब घर में केवल हम दोनों ही बचे थे। एक दिन की बात है, हम दोनों जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में हमें कोई घुड़सवार आता हुआ दिखाई दिया। वो घुड़सवार हमारे पास आते ही गिर गया। प्रेमलता ने उसे देखकर मुझसे कहा, देखिए राजकुमार उदित, पहनावे से तो ये कोई राजा लगते हैं और देखो ना, लगता है इन्हें किसी जंगली जानवर ने काट लिया है। ये घायल भी है। हाँ प्रेमलता, तुम सही कह रही हो। हम इन्हें अपने घर ले चलते हैं, इन्हें उपचार की आवश्यकता है। उसके बाद हम दोनों ने उठाकर अपने घर ले आए और उन्हें लेटा दिया। फिर प्रेमलता जंगल से जड़ी बूटियां लेकर आई और उसे घिसकर उनके जख्मों पर लगा दिया। वो व्यक्ति अभी भी बेहोश था। मैं और प्रेमलता सारी रात उनका ख्याल रखते रहे। कभी लेप लगाते तो कभी उन्हें पानी पिलाने का प्रयत्न करते तो कभी उनके हाथ पांव मलते। इसी तरह सुबह हो गई और वो व्यक्ति होश में आए और होश में आते ही बोले, हे भले मानस, कौन हो आप लोग जो मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं?
हम इसी जंगल में रहते हैं। कल आप अपने घोड़े से आ रहे थे और अचानक से गिरकर बेहोश हो गए और फिर हमने देखा कि आपके पैरों में जख्म भी है, इसीलिए हम आपको अपने घर ले आए। आप कौन हैं? मैं पड़ोसी राज्य का राजा सूर्यभान हूँ। मैं जंगल में शिकार के लिए आया था और हिरण का पीछा करते करते मैं जंगल में काफी अंदर निकल गया था और फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सारे सैनिक पीछे छूट गए थे। मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से मुझ पर सामने से एक शेर ने हमला कर दिया। मैंने अपनी तलवार लेकर उससे युद्ध किया और उसे मार दिया, परंतु इस युद्ध में उसने मेरे पैर काट दिए थे और मेरे पैर जख्मी हो गए थे। मैं अपने घर की तरफ वापस जा रहा था, तभी रास्ते में गिरकर बेहोश हो गया। ठीक है महाराज, अब आप स्वस्थ हैं और अपने घर जा सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों इतने घने जंगल में अकेले ही रहते हैं? जी महाराज। फिर उदित ने महाराज सूर्यभान को अपनी सारी कहानी सुनाई। ये सब सुनकर महाराज सूर्यभान बोले, राजकुमार उदित, अगर आप बुरा न मानो तो मैं आपको राजकुमार उदित, मेरी कोई संतान नहीं है और मेरी पत्नी महारानी लीलावती का वर्षों पहले स्वर्गवास हो गया और मेरी भी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है। इसीलिए अपने राज्य का कार्यभार संभालने के लिए मुझे एक योग्य युवक की तलाश थी। तुम दोनों मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करके तुम्हें महाराज और महारानी बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जीवन का अंतिम समय सुकून से काट सकूं। मना मत करना, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। इसके बाद मैं और प्रेमलता महाराज के साथ उनके राज्य चले गए। महाराज ने हम दोनों का राज्याभिषेक कर दिया और मैं राजा बनकर राज्य के कामकाज को संभालने लगा। प्रेमलता भी मेरी मदद करने लगी। कुछ ही दिनों बाद महाराज की तबीयत बहुत बिगड़ गई और जल्दी ही उनका निधन हो गया। मैं समझ गया महाराज उदित, ये भाग्य का लिखा है। आपके भाग्य में राजा बनना था, इसीलिए आप राजा ही बने, और महारानी प्रेमलता के भाग्य में आपकी पत्नी बनना था, इसीलिए वो आपकी धर्म पत्नी बनी। भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। शायद अब तक महाराज को भी ये बात समझ में आ गई होगी, परंतु ये बात समझने में महाराज ने बहुत देर लगा दी। नहीं मंत्री जी, कोई देर नहीं हुई है। आप देखिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आप पिताजी को ये संदेश दीजिए कि अब वे किसी तरह की चिंता न करें। उनके पुत्र को सारी बात पता चल गई है। थोड़ा इंतजार करें, मैं उस दुष्ट राजा को हरा दूंगा और अपने पिता और अपनी माता और अपनी प्रजा को उसकी दुष्टता से आजाद करवाऊंगा। जी राजकुमार, भगवान आपको सफल करे। मैं जाता हूँ और ये संदेश राजा वीरभद्र को देता हूँ और आपके माता पिता तक भी ये संदेश पहुँचाता हूँ। मंत्री अपने राज्य वापस आ जाते हैं और महाराज वीरभद्र को सारी बात बताते हैं। महाराज वीरभद्र ये सुनकर कहते हैं, ठीक है, तो मंत्री जी युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी जाए। इसके बाद मंत्री चुपचाप वहाँ से कैद खाने में जाते हैं और महाराज को सारी बात बताते हैं। ये सुनकर महाराज विश्व प्रताप कहते हैं, मंत्री जी, मुझे पूरा विश्वास था कि अगर मेरे पुत्र को ये सारी बातें पता चलेंगी तो वो अवश्य ही युद्ध करके इस दुष्ट राजा को हराकर मुझे आजाद कराएगा। देखा महारानी, अब हमारे पुत्र को सारी बात पता चल गई है। तुम देखना, अब हम इस कैद खाने में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। आप सही कह रहे हैं महाराज, हमारा पुत्र अब जल्दी ही आएगा और हमें छुड़ाकर ले जाएगा। और अब तो हमारी पुत्र वधू भी साथ है, हम भी उन दोनों का राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम से करेंगे। ठीक है मंत्री जी, अब आप जल्दी से यहाँ से जाइए, कहीं कोई देख ना ले, और हाँ, समय समय पर हमें सूचना देते रहिएगा। जी महाराज। और फिर मंत्री जी वहाँ से चले गए। दोनों राज्य के राजा अपने अपने राज्य में युद्ध की तैयारी में लग गए। कुछ समय बाद दोनों राजाओं के सैनिकों के बीच घमासान युद्ध हुआ और दोनों राजा भी आमने सामने थे। उन दोनों का भी घमासान युद्ध होने लगा। तभी राजा वीरभद्र के हाथों से तलवार छूट कर गिर गई। तब महाराज उदित ने उसके गले पर तलवार रखी और बोले, यदि मैं चाहूँ तो तुम्हारा अभी कत्ल कर सकता हूँ, परंतु मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि तुमने मेरे माता पिता को कारागार में डाल रखा है। मैं उनके हाथों से तुम्हें भी कारागार में डलवाऊंगा। जब राजा वीरभद्र ने उनके मुंह से माता पिता सुना तो वो चौंक गए और उन्होंने पूछा, इस राज्य के राजा तुम्हारे माता पिता? कौन हो तुम? इस राज्य का राजकुमार और सोनपुर राज्य का महाराज उदित कुमार। इसके बाद महाराज उदित उसे पकड़कर अपने पिता के राज्य में ले आए। उन्हें राज्य सभा में लाकर उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी जाइए और मेरे माता पिता को आदर सम्मान सहित कारागार से ले आइए। मंत्री जी जाते हैं और थोड़ी ही देर में उदित के माता पिता को वहाँ ले आते हैं। उदित के माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उदित दौड़कर उन्हें गले से लगा लेता है और महाराज कहते हैं, हमें पूरा विश्वास था पुत्र कि तुम इस युद्ध में जरूर सफल होगे और तुम ही हमें कारावास से बाहर निकालोगे। हाँ पिताजी, और अब इस दुष्ट राजा के कारावास में जाने का समय आ गया है। कृपया अपने सैनिकों को संदेश दें कि वो इन्हें कारावास में डालें। ठीक कहते हो उदित। उसके बाद राजा ने आदेश देकर दुष्ट राजा को कारावास में डलवा दिया। फिर वो लोग महारानी प्रेमलता से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और बाद में दोनों राज्य को आपस में मिला दिया गया। महाराज उदित अब संपूर्ण राज्य के राजा बना दिए गए और प्रेमलता महारानी। और इस तरह भाग्य का लिखा आखिर होकर रहा और सभी लोग खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।